अरस्तु। वितरण न्याय की बात करने वाला पहला विचारक अरस्तु ही है। अरस्तु ने वितरण न्याय के अर्थ समानुपातिक समानता में लिया है, अर्थात समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार करें। अरस्तु का कहना है जहाँ समानों के साथ असमान व्यवहार एवं असमानों के साथ समान व्यवहार होता है वहाँ न्याय न होकर के अन्याय होता है। इसीलिए जो समान है उनके साथ समान व्यवहार, जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार करें। मध्य युग में धर्म के अनुसार आचरण करने वालों को ही न्याय समझा जाता था। मध्ययुगीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन का कहना है जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह राज्य डाकुओं का समूह हो जाता है। जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह राज्य डाकुओं का समूह हो जाता है। ये कौन कहे हैं? ऑगस्टाइन कहे हैं, जो मध्ययुगीन विचारक हैं सेंट ऑगस्टाइन। उन्होंने कहा है जिस राज्य में न्याय नहीं होता वो डाकुओं का समूह है। आधुनिक युग में न्याय क्या है? आधुनिक युग में न्याय को सामाजिक न्याय कहा जाता है। सामाजिक न्याय की अवधारणा में न्याय के सभी कानूनी, नैतिक और सामाजिक आर्थिक पक्ष शामिल हो जाते हैं। तो आधुनिक युग में जो न्याय है सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय में ही जो कानूनी, नैतिक और सामाजिक आर्थिक पक्ष शामिल हो जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक फोकस सामाजिक आर्थिक पक्ष पे ही किया जाता है। अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्रोत में सभी को भागीदारी देना ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की मुख्य समस्या यही है कि पदों, पुरस्कारों, धन, संपदा इत्यादि का वितरण किस सिद्धांत पर किया जाए कि सभी को न्याय मिल सके। वितरण के लिए निम्नलिखित दो सिद्धांत हैं, प्रक्रियात्मक और विवरण न्याय का सिद्धांत। प्रक्रियात्मक सिद्धांत उदारवाद से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार वितरण की प्रक्रिया शुद्ध एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। अंत में किसको क्या मिला यह देखने वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रक्रियात्मक सिद्धांत जो उदारवाद से जुड़ा है, इस सिद्धांत के अनुसार वितरण की प्रक्रिया शुद्ध हो, निष्पक्ष हो, अंत में किसको क्या मिला यह देखने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये प्रक्रियात्मक बात है आधुनिक युग में। और बात करें अगर इसी तरह यह सिद्धांत योग्यता एवं प्रतियोगिता पर आधारित वितरण को ही सामाजिक न्याय कहता है। इस तरह यह सिद्धांत योग्यता, प्रतियोगिता पर आधारित वितरण को ही सामाजिक न्याय कहता है। अतः यह मुक्त विनिमय पर आधारित बाजार व्यवस्था का समर्थन करता है। तो किसका समर्थन करता है? मुक्त विनिमय पर आधारित। वितरण न्याय का जो सिद्धांत है वैसे सबसे पहले अरस्तु ने वितरण न्याय की बात की, लेकिन आधुनिक रूप में वितरण न्याय सिद्धांत समाजवादियों से जुड़ा है। यह अरस्तु का वितरण न्याय का सिद्धांत ज्यामितीय वितरण के सिद्धांत की बात करता है, वहीं समाजवादियों का वितरण न्याय अंकगणितीय है। तो सबसे पहले वितरण न्याय की बात किसने किया? अरस्तु। अरस्तु का वितरण न्याय किससे जुड़ा हुआ है? ज्यामितीय वितरण से, ज्यामितीय वितरण से। लेकिन आधुनिक समय में वितरण न्याय सिद्धांत किसका है? समाजवादियों से जुड़ गया है। समाजवादी किस वितरण की बात करते हैं? अंकगणितीय बात करते हैं, अंकगणितीय। तो अंकगणितीय वितरण की बात करते हैं। समाजवादियों का वितरण सिद्धांत प्रक्रिया पर नहीं परिणाम पर बल देता है। इसके अनुसार वितरण का प्रक्रिया चाहे जैसी हो, अंत में किसको क्या मिला इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस तरह से वितरण न्याय का सिद्धांत योग्यता आधारित वितरण के आधार पर आवश्यकता निर्धारित वितरण की बात करता है। इनका मानना है कि समाज एक चेन की तरह है। यदि चेन की कोई भी कड़ी कमज़ोर हुई तो पूरी चेन कमज़ोर हो जाएगी। अतः यदि एक मजबूत समाज बनाना है तो हमें समतावादी समाज की स्थापना की ओर बढ़ना होगा। इसके लिए ज़रूरी यही है कि नीचे के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए। इसलिए सामाजिक न्याय की मूल भावना यूपी लाइफमेंट ऑफ बिलो, मतलब नीचे के लोग को ऊपर उठाना। अब ये यूपी नहीं अफ है, लाइफमेंट ऑफ बिलो मतलब जो नीचे के लोग हैं उन्हें ऊपर उठाएं। इस प्रकार से यह अपलिफ्टमेंट ऑफ बिलो है, अपलिफ्टमेंट ऑफ बिलो है। अपलिफ्टमेंट ऑफ बिलो मतलब नीचे के लोग को ऊपर उठाना। इस प्रकार से यह अपलिफ्टमेंट बिलो ही आज की जो समाजवादियों का वितरण न्याय की मुख्य कड़ी है। सामान्य न्याय, एक प्रक्रियात्मक न्याय, एक वितरण न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय का जो सिद्धांत है वो उदारवाद से है। वितरण न्याय जो है समाजवाद से है। वितरण न्याय का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया, बाद में आधुनिक समय में समाजवादी का हो गया। उदारवाद क्या है? इसमें प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत में उदारवाद की प्रक्रिया की शुद्धता भी बल देते हैं। कौन? उदारवादी। प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत में जो उदारवादी हैं ये प्रक्रिया की शुद्धता पर बल देते हैं। योग्यता आधारित वितरण की बात करते हैं, बाजार व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं, सबसे बड़ा मूल्य स्वतंत्रता पे बल देते हैं। अब वितरण न्याय के सिद्धांत में समाजवाद जो बल देता है, परिणाम पर बल देता है, आवश्यकता आधारित वितरण पर बल देता है, समतावादी समाज का समर्थन करता है और सबसे बड़ा समानता है इनका मूल्य। इनके लिए सबसे बड़ा समानता
सबसे बड़ा मूल्य समानता है, किनके लिए? समाजवाद में। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय में जो उदारवाद, उनके लिए सबसे बड़ा मूल्य क्या है? स्वतंत्रता है। उदारवाद का सबसे बड़ा मूल्य स्वतंत्रता है। तो अंतर यही है दोनों में, उदारवाद समाजवाद यानी प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत और वितरण न्याय सिद्धांत। प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत उदारवाद का है, वितरण न्याय सिद्धांत समाजवाद का है। प्रक्रियात्मक न्याय सिद्धांत प्रक्रिया की शुद्धता पर बल देता है, समाजवाद परिणाम पर बल देता है। प्रक्रियात्मक में योग्यता आधारित होती है, समाजवाद में आवश्यकता आधारित वितरण होती है। प्रक्रियात्मक बाजार व्यवस्था के समर्थन करते हैं, समाजवाद समतावादी समाज का समर्थन करते हैं। और प्रक्रियात्मक उदारवाद में सबसे बड़ा मूल स्वतंत्रता है, वितरण न्याय के सिद्धांत में सबसे बड़ा मूल समानता है। उपरोक्त के सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं वितरण न्याय का सिद्धांत ही सामाजिक न्याय का सिद्धांत होना चाहिए। अतः सामाजिक न्याय का सिद्धांत सही मायने में समाजवादियों से ही जुड़ा है। तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत किससे जुड़ा है? सही मायनों में समाजवादियों से ही जुड़ा है। न्याय के विभिन्न रूप क्या हैं? कानूनी न्याय, कानूनी न्याय के माध्यम से मानव व्यवहार का नियमन करना ही कानूनी न्याय है। तात्विक न्याय क्या है? जहाँ कानून की भाषा स्पष्ट नहीं है, वहाँ न्यायाधीश न्याय करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं, देश की प्रथा परंपराओं के अनुसार ही न्याय करते हैं, इसी को तात्विक न्याय कहा जाता है। तो जो अंतरात्मा की आवाज़ सुने और प्रथा परंपराओं के अनुसार जो देश की हो उसके अनुसार न्याय करे, वही तात्विक न्याय होता है। और कानूनी न्याय, कानून के माध्यम से मानव व्यवहार का नियमन करना ही कानूनी न्याय है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल कर लेते हैं। जैसे इस सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो जाता है यहाँ पर? तो इसमें शामिल होता है सामाजिक न्याय में भेदभाव का अंत, आर्थिक न्याय में आर्थिक क्षेत्र में सभी की भागीदारी देना, राजनीतिक में सभी को चुने जाने या सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार देना। यानी सामाजिक न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय तीनों शामिल होता है। राल्स का न्याय सिद्धांत क्या है? तो राल्स की पुस्तक है थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। राल्स की पुस्तक का नाम है थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। ये राल्स की पुस्तक है। राल्स सामाजिक न्याय के उत्तम समाज का सबसे बड़ा सद्गुण मानता है। सामाजिक न्याय को उत्तम समाज का सबसे बड़ा सद्गुण कौन मानते हैं? राल्स महोदय मानते हैं सामाजिक न्याय को उत्तम समाज का। उनके मतानुसार सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी समस्या वेतन, अधिकार इत्यादि का वितरण है। यह वितरण न्यायपूर्ण तभी हो सकता है जब वितरण सिद्धांत बनाने वाले सिद्धांत का अज्ञान के पर्दे के पीछे रहे, अर्थात उन्हें न पता हो कि जो सिद्धांत वे बनाने जा रहे हैं उससे उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे सामाजिक समझौता करते समय, जब सामाजिक समझौता हो रहा था तो उस समय क्या हुआ था? हाफ्स, लाख और रूसों के मनुष्यों को यह पता नहीं था कि समझौते से उन्हें क्या मिलने वाला है। ऐसी स्थिति में यह स्थिति में हर सिद्धांत अपने हिम्मत की स्थिति में महसूस करेगा, अतः वह ऐसा वितरण सिद्धांत बनाएगा कि निम्नतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ हो, हीनतम स्थिति वालों को अधिकतम लाभ का सिद्धांत ही सामाजिक न्याय सिद्धांत हो सकता है। निम्नतम या हीनतम स्थिति वाले को जब अधिकतम लाभ हो तो वही कौन सा लाभ होगा? सामाजिक न्याय का सिद्धांत। और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत ही सामाजिक न्याय का सिद्धांत नहीं हो सकता। राल्स के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत सामाजिक न्याय का सिद्धांत नहीं हो सकता। इसी राल्स के इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सुखियों का सुख चाहे जितना बढ़ा दिया जाए उससे दुखियों का दुख खत्म नहीं होगा। राल्स ने आलोचना करते हुए क्या कह दिया कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत और सामाजिक न्याय का सिद्धांत नहीं हो सकता। और राल्स ने इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि सुखियों के सुख को चाहे जितना बढ़ा दिया जाए उससे दुखियों के दुख कम नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू किसके? राल्स के अनुसार अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत का जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत नहीं हो सकता। उपरोक्त से स्पष्ट है कि राल्स के सामाजिक न्याय का मूल भाव परिधि के लोगों को लाभ पहुंचाना है, अर्थात इनका उन्मुखीकरण समाजवाद की ओर है। लेकिन राल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहा है। पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत कहा है, इसलिए यह सिद्धांत उदारवादी माना जाएगा। तो राल्स का सिद्धांत है क्या? उदारवादी। लेकिन कार्य इसका कैसा है? इनकी जो कार्य है उस समाजवादी की ओर है, लेकिन सिद्धांत को खुद कह रहे हैं कि उदारवादी है, यानी पूर्ण प्रक्रियात्मक है। अब अगला है कानून। कानून क्या है? अरस्तु के अनुसार वासना मुक्त विवेक ही कानून है।
कानून क्या है? अरस्तू के अनुसार वासना मुक्त विवेक ही कानून है। मैकाइबर, मनवाने का अंतिम तरीका ही क्या है? कानून है। मैकाइबर कह रहे हैं मनवाने का अंतिम तरीका ही कानून है, जबकि अरस्तू कह रहे हैं वासना मुक्त विवेक ही कानून है। यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट है कानून का वो दो लोगों ने दिया है। नंबर 1 अरस्तू महोदय ने दिया है, तो इनके अनुसार क्या कहा गया है? वासना मुक्त विवेक ही कानून है, जबकि मनवाने का अंतिम तरीका ही कानून है, ये कह रहे हैं मैकाइबर महोदय। कानून के स्रोत क्या क्या हैं? नंबर 1 की विधायिका संसद, न्यायिक निर्णय, प्रथा परंपरा या हेनरीमैन बर्ग के अनुसार, और संप्रभु का आदेश, ये ऑस्टिन महोदय के अनुसार है। न्यायबोध की भावना है, ये कहा है क्रैब महोदय ने। न्यायबोध की भावना है, ये क्रैब महोदय ने कहा है, आलोचना करते हुए किसकी? ऑस्टिन महोदय की। सामाजिक सुदृढ़ता है, ये कहा है दुग्बी महोदय ने। समय माने निष्पक्षता, समय माने होता है निष्पक्षता। निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ही कानून ज़रूरत है। कानून के स्रोत, राज्य कानून का जनक है। राज्य कानून का जनक है, कौन कह रहा है? ऑस्टिन महोदय। राज्य कानून का शिशु है, एक क्रैब और दुग्बी महोदय कह रहे हैं। राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों हैं। राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों है, ये मैकाइबर ने कहा है। यहाँ पे देखिए, अगर पूछे राज्य कानून का जनक है, राज्य कानून का जनक एवं राज्य कानून का जनक है, ये ऑस्टिन ने कहा। ऑस्टिन एक स्टेटमेंट देते हैं, राज्य कानून का जनक है ऑस्टिन महोदय, राज्य कानून का शिशु है क्रैब और दुग्बी महोदय। राज्य कानून का जनक और शिशु दोनों है, ये मैकाइबर ने कहा। इन दोनों के परिभाषाओं को मिला दिया कि में इन दोनों का गठबंधन करके कहा कि राज्य कानूनों का जनक है, यानी ऑस्टिन के राज्य कानून का शिशु है क्रैब और दुग्बी के मिलाकर के बना दिया। मैकाइबर ने कह दिया कि राज्य कानून का जनक और शिशु दोनों हैं। दंड का सिद्धांत प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है या आदिम सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य बदला लेना है। तो अभी तक कानून अरस्तू के अनुसार जो हो चुका है वासना मुक्त विवेक ही कानून है। मैकाइबर के अनुसार मनवाने का अंतिम तरीका ही कानून है। फिर यहाँ पर कानून का सभी परिभाषाएं जो थी, निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ही कानून की ज़रूरत है। और यहाँ पे देखिए, राज्य कानून का जनक था ऑस्टिन महोदय ने कहा था, राज्य कानून का शिशु क्रैब है। अब इसके आगे देखना था कि राज्य कानून का जनक एवं शिशु दोनों हैं। मैकाइबर ने कहा था दंड सिद्धांत प्रतिशोधात्मक सिद्धांत या आदिम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य बदला लेना, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। वहीं निरोधात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराध को रोकना है, अपराधी को दंड इसलिए मिलना चाहिए, इससे समाज में भय का संचार होता है, लोग अपराध करने से बचते हैं। सुधारात्मक सिद्धांत या इसी को आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं, यह आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत है। यह आधुनिक सिद्धांत इसके अनुसार अपराध एक मनोरोग है, अपराधी मनोरोगी है, अतः दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार होना चाहिए। बेंथम महोदय तो यहाँ तक कह देते हैं कि जेल को जो है किस में बदल देना चाहिए? चिकित्सालय में बदल देना चाहिए। कानून के प्रवक्ता बेंथम महोदय। इस सिद्धांत के सबसे प्रखर प्रवक्ता बेंथम मृत्युदंड का भी विरोध कर देते हैं, और क्योंकि मृत्युदंड से अपराधी को सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। दंड का आदर्श सिद्धांत क्या होना चाहिए? दंड का आदर्श सिद्धांत वही हो सकता है जिससे हताहत को बदला मिल जाए, समाज से अपराध का निवारण हो जाए, अपराधी में सुधार हो जाए। अतः तीनों सिद्धांत का मिश्रण ही दंड आदर्श सिद्धांत हो सकता है। दंड का आदर्श सिद्धांत, जो हताहत हुआ हो उसको बदला मिल जाए, समाज से अपराध का निवारण हो जाए, अपराधी में सुधार हो जाए। तीनों सिद्धांत का मिश्रण ही दंड का आदर्श सिद्धांत है। प्रजातंत्र, डिमोस और क्रेटिया ये ग्रीक शब्द हैं। तो डिमोस का मतलब जनता और क्रेटिया का मतलब शक्ति, यानी जनता की शक्ति ही प्रजातंत्र है। उपरोक्त से स्पष्ट है, जिस शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्ति जनता के पास रहती है उसे ही प्रजातंत्र कहा जाता है। प्रजातंत्र हर व्यक्ति की समानता एवं सहभागिता में विश्वास करता है। प्रजातंत्र की परिभाषाएं सीले के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें संपूर्ण जनता भाग लेती है, ये सीले ने कहा है। डायसी कहते हैं प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें जनता का एक बड़ा भाग क्या लेता है, इसमें शामिल होता है।
ब्राइस कहते हैं प्रजातंत्र योग व्यक्तियों का शासन है जिसमें जनता का 3/4 भाग लेते हैं। लावेल कहते हैं प्रजातंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है। प्रजातंत्र शासन के क्षेत्र में एक प्रयोग है, जबकि अब्राहम लिंकन कहते हैं जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र शासन है। ये अब्राहम लिंकन का फेमस स्टेटमेंट है। इसके अलावा है लिंकन ने परिभाषा का यह स्टेटमेंट ग्रेटेस्बर्ग में अपने एक भाषण के दौरान दिया। यह लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है क्योंकि यह परिभाषा लोकतंत्र की संपूर्ण भावना को व्यक्त कर देती है। यह बताती है कि लोकतंत्र में जनता ही संप्रभु होती है। जन कल्याण के लिए लोकतंत्र जनता के द्वारा ही संचालित किया जाता है। एक शासन पद्धति के रूप में लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक इसे एक जीवन पद्धति के रूप में न स्वीकार किया जाए, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में न स्वीकार किया जाए। इसलिए टीबी स्मिथ लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति या सामाजिक व्यवस्था मानते हैं। आज बड़े राज्यों का युग है, इसलिए आज के समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रासंगिक हो गया है। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में यह प्रचलन में था। आज भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों में जिलों में यह प्रचलन में है। आज भी बड़े राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, वो अप्रासंगिक हो गया, लेकिन प्राचीन यूनानी राज्य में यह प्रचलन में था। आज भी स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटोनों यानी जिला में ये चीज़ है। आधुनिक युग भले ही प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र का युग हो, लेकिन इस युग में भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की कुछ विधियां प्रचलन में हैं, जैसे लोक निर्णय। किसी विषय पर निर्णय के लिए इसे जनता के समक्ष रखना ही लोक निर्णय कहलाता है। जनमत संग्रह, किसी विषय पर जनता का राय लेना जनमत संग्रह कहलाता है। पहला या उपक्रम या स्विट्जरलैंड में यदि 50,000 जनसंख्या सरकार से संविधान संशोधन के लिए कहे तो सरकार को संशोधन करना ही पड़ेगा। पहल या उपक्रम क्या है कि स्विट्जरलैंड में यदि 50,000 जनसंख्या सरकार से संविधान संशोधन के लिए कह दे तो करना पड़ेगा। वापस बुलाना, यदि जनप्रतिनिधि अवांछित हो गया है तो जनता उसे वापस बुला सकती है। इसी को राइट ऑफ रिकॉल कहते हैं। लोकतंत्र के प्रकार: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पिता हैं रूसो। जब जनता प्रत्यक्ष होकर सीधे अपना शासन करती है तो इसी को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है या लोकतंत्र क्या है तो इसके पिता लॉक हैं। अप्रत्यक्ष के पिता लॉक हैं, जबकि प्रत्यक्ष के पिता कौन है? रूसो महोदय हैं। जब जनता अपना शासन करने के लिए MP MLA के रूप में अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है तो इसी को अप्रत्यक्ष लोक या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र के लक्षण हैं चुनावी प्रणाली, चुनाव के लिए विकल्पों की बहुलता, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, प्रेस की स्वतंत्रता। जन कल्याण पर आधारित शासन, जनमत पर आधारित शासन, बहुमत पर आधारित शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, यही गुण हैं लोकतंत्र के जो लक्षण हैं। अब लोकतंत्र के गुण: सशक्त विरोधी दल, इसमें सरकार निरंकुश नहीं होने वाली होती है, यानी सरकार को निरंकुश नहीं होने देगी। कौन? अगर विरोधी सशक्त होंगे। जागरूकता, लाख का कहना है जनता वह प्रहरी है जो जाग कर यह देखती है कहीं उसका प्रहरी सो तो नहीं गया है, यानी जनता क्या है? प्रहरी है जो चेक करती रहती है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, मिल ने कहा है कि लोकतंत्र में उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। लोकतंत्र में उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है, मिल का कहना है। देशभक्ति की भावना, क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन होता है इसलिए जनता में देश के प्रति लगाव की भावना पैदा होती है। राजनीतिक शिक्षा क्या है? वंश का कहना है कि स्व शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा होती है। वंश महोदय का कहना है कि स्व शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा होती है, इसलिए स्वशासन सबसे अच्छा शासन होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अच्छी राजनीतिक शिक्षा मिलती है। स्व शिक्षा सबसे अच्छी शिक्षा है, इसलिए स्वशासन सबसे अच्छा शासन है। वंश महोदय। लोकतंत्र के दोष अगर देखें तो अरस्तु ने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कह दिया। प्लेटो ने भी लोकतंत्र को इसी नाम से संबोधित किया है, यानी दोनों अरस्तु और प्लेटो ने लोकतंत्र को भीड़तंत्र के नाम से संबोधित किया। फैंगवे ने लोकतंत्र को अयोग्यता की उपासना दे दी। टॉकविले का कहना है कि लोकतंत्र में बहुमत की तानाशाही पनपती है। आलोचना है लोकतंत्र के। मिल भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरते थे। मिल महोदय के अनुसार यह स्टेटमेंट है, यानी अल्पसंख्यक के ऊपर बहुसंख्यकों का अत्याचार, ये मिल ने कहा। और ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई धन, बल एवं बाहुबल को माना है। ब्राइस ने धन, बल और बाहुबल को माना है। किसने? ब्राइस महोदय ने। जबकि टेलीरैंड ने लोकतंत्र को दुष्टों और कुलीन तंत्र कहा है, दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र कहा है। टेलीरैंड ने कुछ लोगों को लोकतंत्र का नौ सिखुओं का शासन भी कहते हैं। कुछ लोग नौ
सिखुओं का शासन भी कहते हैं नौसिखिया, जबकि टेलेरन ने कहा कि लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। लोकतंत्र में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी विघटनकारी शक्तियाँ की सक्रियता बढ़ जाती है। उपरोक्त आलोचना को दरकिनार करते हुए बर्न्स महोदय कहते हैं, यदि मोटर गाड़ी खराब हो गई है तो बैलगाड़ी से चलना बुद्धिमानी नहीं है। बर्न्स महोदय ने कहा है कि अगर मोटर गाड़ी खराब हो गई है तो बैलगाड़ी से चलना ही बुद्धिमानी थोड़ी ना है। अर्थात हमें लोकतंत्र के दोषों को दूर करना चाहिए, लोकतंत्र को छोड़ने के विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र से अच्छी प्रणाली हो ही नहीं सकती। इसलिए एडवर्ड कारपेंटर कहते हैं कि असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये एडवर्ड कारपेंटर का स्टेटमेंट है कि हे असम्मानित लोकतंत्र मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लोकतंत्र के सिद्धांत परंपरागत या शास्त्रीय लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र। तो आधुनिक लोकतंत्र में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, बहुलवादी सिद्धांत है, सहभागिता मूलक लोकतंत्र है। तो परंपरागत एवं शास्त्रीय लोकतंत्र इसे उदारवादी या पूंजीवादी लोकतंत्र भी कहते हैं। परंपरागत को उदारवादी या पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं। इसके अनुसार लोकतंत्र हर व्यक्ति की समानता एवं सहभागिता पर आधारित शासन है। यह जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसका मूल उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत या कुलीन तंत्री सिद्धांत, एलिट थ्योरी। समर्थक इसके पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, मिचेल, पॉलिटिकल पॉलिटी। मास्का की जो पुस्तक है सी राइट मिल्स। तो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत या इसी को अभिजन सिद्धांत या कुलीन तंत्री सिद्धांत, एलिट थ्योरी भी कहते हैं। समर्थक इसके हैं पेरेटो, पेरेटो इसके क्या है समर्थक है, जबकि माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है समर्थकों में। मिचेल भी समर्थक हैं, पॉलिटिकल पार्टी पुस्तक है। मास्का भी समर्थक है, पुस्तक का नाम इनके हैं सी राइट लॉज, सी राइट मिल्स इनकी पुस्तक है। और अभिजन सिद्धांत आधुनिक में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत, अभिजन सिद्धांत अबुद्धिवाद पर आधारित है। अभिजन सिद्धांत जो है आधुनिक में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अंतर्गत है, जो अबुद्धिवाद पर आधारित है। अभिजन अबुद्धिवाद सिद्धांत पेरेटो ने दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार जनता का राजनीतिक व्यवहार अबुद्धिवाद होता है, अर्थात जनता विवेक से नहीं भावना के आधार पर राजनीतिक व्यवहार करती है। नेता उसकी इसी भावना का जाति, धर्म आदि के आधार पर भड़का कर देते हैं और उसका वोट ले लेते हैं। इस तरह आराम से 5 वर्ष तक शासन करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को भले ही जनता का शासन कहें, यह चंद अभिजन नेताओं का ही शासन है। राइस भी कहते हैं कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, कुलीन तंत्री ही होती है वो। मुसोलिनी भी कहता है जनता वह घोड़ी है जिसे घास भूसा खिलाकर आराम से उस पर सवारी किया जा सकता है। मुसोलिनी ने कहा जनता वह घोड़ी है जिस पर घास भूसा खिलाकर आराम से सवारी करिए। पेरेटो अभिजन वर्ग के संचरण का सिद्धांत देता है। उनका कहना है कि 2 तरह के अभिजन माने बुद्धिमान वर्ग या लोग और बहुबली होते हैं। एक शेर स्वभाव वाले, दूसरे लोमड़ी स्वभाव वाले। शेर स्वभाव वाले अवसरवादी होते हैं। ये हमेशा इस ताक में रहते हैं किस तरह सत्ता में बैठे अभिजन को हटाकर सत्ता हासिल कर ली जाए। इसी तरह एक अभिजन वर्ग सत्ता से बाहर होता है, दूसरा सत्ता पर काबिज होता है, अर्थात अभिजन वर्गों का उत्थान पतन होता रहता है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए पेरेटो ने कहा है कि इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। मिचेल्स अल्पतंत्र के लौ नियम का सिद्धांत देते हैं। मिचेल्स लौ नियम के जो है अल्पतंत्र के लौ नियम का सिद्धांत देते हैं। कौन? मिचेल्स। तो मिचेल्स अल्पतंत्र के लौ नियम का सिद्धांत देते हैं। मिचेल्स का कहना है किसी पार्टी के सारे निर्णय एक छोटे से हाईकमान के द्वारा लिए जाते हैं। यह निर्णय पार्टीजनों पर लौ नियम की तरह होते हैं, अर्थात इन निर्णय को मानने के लिए बाध्य हैं। सी राइट मिल्स और मिलबैंड ने सशक्त अभिजन पावर इलीट का सिद्धांत दिया। सी राइट मिल्स और मिलबैंड ने सशक्त अभिजन पावर इलीट का सिद्धांत दिया। इन लोगों का कहना है कि अमेरिका की पूरी शासन प्रणाली को वकीलों के व्यवसायिक वेश्याओं इत्यादि के अभिजन ही संचालित करते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली अभिजन है। तो सी राइट ने क्या कहा कि अमेरिका की पूरी शासन प्रणाली को वकीलों के व्यवसायियों वेश्याओं इत्यादि के अभिजन ही संचालित करते हैं। तो सुक पीटर ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेसी में उद्यमिता का सिद्धांत दिया, उद्यमिता का सिद्धांत दिया है। उद्यमिता इन्होंने बताया कि नेता उद्यमी की तरह होते हैं। जैसे उद्यमी आकर्षक विज्ञापन के माध्यम से बाजार में अपना सामान बेचते हैं, वैसे नेता आकर्षक नीतियों को चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के समान रखते हैं और जनता जिसको जिसकी नीतियाँ पसंद आती चुन लेते हैं। आलोचना देखिए, अब्राहम लिंकन ने कहा आप कुछ
देर के लिए संपूर्ण जनता को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। मैकफर्सन का कहना है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ने लोकतंत्र को मानवीय आकांक्षा के स्तर से नीचे गिराकर बाजार संतुलन पर लाकर खड़ा कर दिया। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत समर्थक हैं इसके रॉबर्ट डहल, पुस्तक है इनका ए प्रोफेस ए अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ये अमेरिका देश के लिए पुस्तक पर ए परफेक्स टू अमेरिकन डेमोक्रेसी है इनका, ए परफेक्स टू अमेरिकन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा। कि बेंटल ने प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट समूह सिद्धांत या ग्रुप थ्योरी का प्रतिपादन किया। ट्रैमन ने गवर्नमेंट प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी। लिप्सेट ने पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक लिखी, पॉलिटिकल मैन लिप्सेट। बहुलवादी सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवक्ता जो हैं बहुलवादी के, वो रॉबर्ट डहल हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी विभिन्न पेशाओं के समूह होते हैं। रॉबर्ट डहल जो बहुलवादियों के सबसे बड़े प्रवक्ता होते हैं, इन्होंने कहा कि राजनीतिक खेल के जो सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं विभिन्न व्यवसायों के समूह में हैं। तो सबसे बड़े खिलाड़ी विभिन्न व्यवसायों के समूह हैं। अभिजन नेता तो रेफरी मात्र हैं। ये समूह अपने हितों की प्रति के लिए स्पर्धा करते रहते। इसी क्रम में सरकार पर जो दबाव पड़ता है वित्तीय या कानून, उसी का परिणाम है सहभागिता मूलक लोकतंत्र। इसके सबसे बड़े समर्थक जो हैं मैकफर्सन एवं लास्की हैं। सहभागिता मूलक लोकतंत्र, मैकफर्सन एवं लास्की सबसे बड़े समर्थक हैं इसके। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी देना सहभागिता मूलक लोकतंत्र है। कहने का कुल अर्थ है यही है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक निर्णय में सभी की सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। मैकफर्सन ऐसे सहभागिता मूलक तंत्र को आदर्शवादी लोकतंत्र कहा है। उनका कहना है कि ऐसे ही लोकतंत्र में व्यक्ति अपनी विकासवादी एवं स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र क्या होता है? मार्क्स ने उदार लोकतंत्र को शोषण का यंत्र बताते हुए इसे बुर्जुआ लोकतंत्र कहा है। मार्क्स का कहना है जब तक क्रांति के माध्यम से इस बुर्जुआ लोकतंत्र का विनाश नहीं किया जाएगा तब तक शोषण का अंत नहीं हो सकता है। शोषण का अंत तभी हो सकता है जब बुर्जुआ लोकतंत्र के स्थान पर जनवादी लोकतंत्र की स्थापना होगी। यही जनवादी लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र होगा। चीन जैसे साम्यवादी देशों में लोकतंत्र को जनवादी लोकतंत्र कहा जाता है। तो जनवादी लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है। जैसे चीन में जो साम्यवादी देश हैं उनको जनवादी लोकतंत्र कहते हैं, और यही मार्क्स को पसंद भी है कि जनवादी लोकतंत्र ही सच्चा लोकतंत्र है। तो बर्नहम ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत को आपस में मिलाया है। बर्नहम ने जो है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और मार्क्सवादी के सिद्धांत को आपस में मिला कर दिया था। जनमत क्या है? ड्यूब ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में क्या कहा है कि एक सामाजिक गुट के रूप में जनता का किसी प्रश्न पर मत या विचार जनमत है। तो पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपोगेंडा में लिखा है, प्रोपोगेंडा माने प्रचार होता है, कि एक सामाजिक गुट के रूप में जनता के किसी प्रश्न या मत पर विचार ही क्या है? जनमत है। जनमत, लेकिन जनता का हर मत जनमत नहीं हो सकता। वही मत जनमत हो सकता है जो विवेकशील हो और क्या हो, कल्याणकारी हो। अफवाह को जनमत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह ना तो विवेकशील होता है ना ही कल्याणकारी होता है। गणेश जी दूध पीते हैं, इसे अफवाह ही कहा जाएगा, जनमत नहीं। गिन्सबर्ग ने इसी बात को संज्ञान में रखते हुए लिखते हैं कि जनमत ऐसी बीड़ा है जिसमें आने वाला हर झोंका छेड़ देता है, लेकिन इससे जो स्वर निकलते हैं हमेशा संगीतात्मक नहीं होते हैं। ये गिन्सबर्ग ने कहा है कि एक झोंका आएगा और जो संगीत को छेड़ देगा, लेकिन हर संगीतात्मक नहीं होते हैं। जनमत निर्माण के अभिकरण या एजेंसी प्रेस एवं जनसंचार के माध्यम, सार्वजनिक मंच, रैलियों के माध्यम से, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के माध्यम से, शिक्षा संस्थाएं, सेमिनार के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, विधायिका के माध्यम से, या विभिन्न विषयों पर आंकड़े जारी करना NGO के माध्यम से। यहाँ देखिए बहुलवादियों सिद्धांत के सबसे बड़ा प्रवक्ता रॉबर्ट डहल ने कहा कि राजनीतिक खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी विभिन्न पेशाओं के समूह होते हैं। निम्नलिखित में कौन जनमत की एजेंसी नहीं हो सकती है? तो इसमें देखिए न्यायपालिका जनमत की एजेंसी नहीं हो सकती है। जनमत निर्माण में बाधाएं क्या होती हैं? पीठ पत्रकारिता यानी चटपटी एवं पक्षपातपूर्ण खबरें छापना, मुख्य खबर को छुपा लेना। सामाजिक आर्थिक विषमता या गरीबी, निरक्षरता यानी बिना पढ़ा लिखा होना, चर्चा की प्रवृत्ति न होना, घटना की विकृति तस्वीर जनता तक पहुंचाना। शुद्ध जनमत निर्माण की शर्तें हैं: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया हो, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, सामाजिक आर्थिक विषमताओं का अंत हो, साक्षरता एवं चर्चा की प्रवृत्ति हो। बेजहाट ने अपनी पुस्तक जो है तो फिजिको एंड पॉलिटिकल में चर्चा की है कि प्रवृत्ति को जनमत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण माना है। जनमत को लोकतंत्र की प्राणवायु कहा जाता है। लोकतंत्र जनमत पर आधारित शासन होता है। इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए गैसेट ने लिखा है कि जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर पाया है। ये गैसेट महोदय लिखे हैं कि जनमत की जो भी अवहेलना किया है आज तक कोई पृथ्वी पर शासन
नहीं कर पाया है। और ह्यूम लिखते हैं कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो अपने अस्तित्व के लिए जनमत पर ही निर्भर करती है। कोई भी शासन प्रणाली हो अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करेगी? जनमत पे। और लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में जनमत को रूढ़िवादी बताते हुए इसे पर्यावरण से जोड़ा है। वह कौन है जो पर्यावरण से जोड़ते हैं? लिपमैन ने रूढ़िवादी बताते हुए ह्यूम ने कहा कोई भी शासन हो अपनी अस्तित्व के लिए वो जनमत पर निर्भर है। जनमत की अवहेलना करके आज तक कोई शासन नहीं किया, गैसेट महोदय ने कहा है। राजनीतिक दलों को सबसे पहले बर्क ने परिभाषित किया है। बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक दल लोगों का रूपरेखा संगठन है जो एक विचारधारा से सहमत हो और जो राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के लिए सत्ता प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हों। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल के लिए संगठन जरूरी है, विचारधारा जरूरी है, राष्ट्रीय हित जरूरी है और सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न जरूरी है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य क्या होता है? जो ध्येय है सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न, जनमत का निर्माण है, सरकार बनाने के विकल्प प्रस्तुत करते हैं, विरोधी दल के रूप में कार्य करते हैं। और राजनीतिक दलों का उद्भव विकास का जो वो है, ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से ही भी प्राचीन है। राजनीतिक दल जनतंत्र से प्राचीन है। ब्रिटेन को आधुनिक राजनीतिक दलों का घर माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक दलों का घर किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन को ही माना जाता है। ब्रिटेन में हुई थी प्यूरिस्ट क्रांति राजनीतिक दलों की उत्पत्ति मानी जा सकती है। इसी क्रांति के दौरान राजतंत्र एवं प्रजातंत्र के समर्थक में संघर्ष हुआ था। राजतंत्र के संघर्ष कैवलर्स कहलाए थे। कैवलर्स कहलाए थे। राजतंत्र के जो समर्थक होते हैं वो कैवलर्स कहलाए थे। प्रजातंत्र के समर्थक क्या कहलाए थे? वो राउंड हेड्स कहलाए थे। तो प्रजातंत्र के समर्थक राउंड हेड्स कहलाए थे, जबकि राजतंत्र के समर्थक कैवलर्स कहलाए थे। कैवलर से जो है, कैवलर से टोरी और टोरी से वर्तमान कंजर्वेटिव पार्टी का विकास हुआ। तो जो राजतंत्र के समर्थक थे कैवलर्स, उसी से टोरी और टोरी से ही वर्तमान में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे राउंड हेड प्रजातंत्र से हिग और लिबरल पार्टी का विकास हुआ है। तो प्यूरिटन क्रांति से कैवलर्स यानी राजतंत्र, टोरी, कंजर्वेटिव पार्टी, जबकि राउंड हेड से प्रजातंत्र, हिग, लिबरल पार्टी बना। राजनीतिक दलों से संबंधित कुछ विचार, तो दू बर्जर के विचार हैं। पॉलिटी पुस्तक इनकी है। तो इन्होंने निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय प्रणाली के बीच में सावयवी यानी आंगिक संबंध स्थापित किया। उन्होंने कहा जहाँ निर्वाचन प्रणाली होगी वहाँ दलीय प्रणाली होगी। दुर्बुजर ने 4 प्रकार के राजनीतिक दल बताए हैं। नंबर 1 काकस, इसमें बड़े बड़े नेता होते हैं, इसका कोई संगठन नहीं होता है। जो काकस होते हैं इसका कोई संगठन नहीं होता है काकस के। प्रकोष्ठ, ऊपरी स्तर पर तो ये संगठित होते हैं लेकिन निचले स्तर पर संगठन का विस्तार नहीं होता है प्रकोष्ठ के। ब्रांच, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर तक इनका शासन का विस्तार होता है। मिलिशिया, ये गुप्त दल संगठन होते हैं मिलिशिया। मिचेल्स के विचार पुस्तक जो है पॉलिटी पुस्तक, मिचेल्स ने जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विश्लेषण किया था। विश्लेषण के उपरांत उन्होंने पाया कि पार्टी के सारे निर्णय एक छोटे से हाईकमान के द्वारा लिए जाते हैं। ये निर्णय पार्टी जनों पर बाध्यकारी होते हैं। इसी को मिचेल्स ने अल्पतंत्र का लौ नियम कहा था। मिचेल्स ने बताया कि पार्टी के नेता इतने शक्तिशाली होते हैं, यदि इनके कद को घटाने के लिए कानून बनाया जाए तो कानून छोटे हो जाएंगे, लेकिन इनका कद छोटा नहीं होगा, मिचेल्स ने कहा है। साल्टोरी के विचार क्या है? पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी। राजनीतिक दलों को 2 भागों में बांटा है। इसमें संयंत्र या नरम दल है, उदारवादी पार्टी है कांग्रेस। उग्र दल में प्रतिक्रियावादी पार्टी है जिसे बीजेपी है, शिवसेना है। लेनिन के विचार, लेनिन ने बताया कि राजनीतिक दलों का संगठन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेनिन ने बताया कि राजनीतिक दलों का संगठन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित होता है, इसलिए दल की संरचना पिरामिड के आकार की होती है। ऐसा इसलिए होता है कि निचले स्तर के पदाधिकारी अपने से ऊपर स्तर के पदाधिकारी को चुनेंगे और ऊपर के पदाधिकारी अपने से ऊपर के पदाधिकारी को चुनेंगे। सबसे ऊपर हाईकमान होगा। इस तरह पदाधिकारियों का चुनाव तो लोकतांत्रिक ढंग से होता है, लेकिन हाईकमान का आदेश सभी पदाधिकारियों के लिए बाध्यकारी होता है, अर्थात केंद्रीयकरण भी होता है। हाईकमान है राज्य स्तर, तो पहले लोकतांत्रिक में जो है ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर होता है, लेकिन हाईकमान जब केंद्रवाद होगा तो राज्य स्तर से, जिला स्तर से ब्लॉक स्तर की ओर होगा। चीन महासचिव, हाईकमान, सत्ता शासन, सेना, पार्टी कमान तीनों दिखता है।
एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, फासीवादी, नाजीवादी एवं साम्यवादी जैसे विचारधाराओं के अंतर्गत एक दलीय प्रणाली को ही स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में साम्यवादी चीन में एक दलीय प्रणाली है और ये सबसे कम लोकतांत्रिक होता है। द्विदलीय प्रणाली, इस प्रणाली में प्रमुख रूप से दो ही दल होते हैं, एक सत्ता में रहता है, दूसरा विपक्ष में रहता है। इसलिए इस प्रणाली में सरकार स्थिर रहेगी, सशक्त विरोधी दल होगा जो सरकार के निरंकुश नहीं होने देगा। इन्हीं अच्छाइयों के कारण अपेक्षाकृत कम लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली माना जाता है। ब्रिटेन एवं अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है। अमेरिका के दोनों दलों के संबंध में यह कहा जाता है कि अलग अलग लेवल की दो खाली बोतल हैं, अर्थात डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिक हैं दल की नीतियाँ लगभग समान ही हैं। लोकतंत्र में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषा जैसी विघटनकारी शक्तियों की सक्रियता बढ़ जाती है। उपरोक्त आलोचना को दरकिनार करते हुए बंस ने कहा है कि यदि मोटर गाड़ी खराब हो गई तो बैलगाड़ी से चलना बुद्धिमानी नहीं है, अर्थात हम लोकतंत्र के दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लोकतंत्र को छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए। तो बहुदलीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है फ्रांस। भारत में भी बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, लेकिन यह एक दल प्रभुत्व वाली बहुदलीय प्रणाली है जो बहुदलीय प्रणाली की उपेक्षा कम लोकतांत्रिक होती है, जो अपेक्षा उसके कम लोकतांत्रिक होती है। तो बहुदलीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ है, फ्रांस में। भारत में भी बहुदलीय प्रणाली पाई जाती है, लेकिन एक दल प्रभुत्व वाली बहुदलीय प्रणाली होती है जो बहुदलीय प्रणाली की अपेक्षा कम लोकतांत्रिक होती है। बहुदलीय प्रणाली सर्वाधिक लोकतांत्रिक होती है क्योंकि मतदाता के पास चुनने के लिए तमाम विकल्प होते हैं। सर्वाधिक लोकतांत्रिक होने के बावजूद यह लोकतंत्र के लिए द्विदलीय प्रणाली की अपेक्षा कम उपयोगी है क्योंकि इससे किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता, इसलिए गठबंधन सरकार बनती है, सरकार अस्थिर बनती है, विपक्ष भी कमजोर होता है। दल विहीन प्रजातंत्र में क्या होता है, राजनीति में धन, बल व बाहुबल के प्रयोग के लिए राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन प्रजातंत्र की पुरजोर वकालत की है। इसके अलावा अन्य एम.एन. राय, विनोबा भावे, गांधी जी ने भी दल विहीन प्रजातंत्र की मांग की है। राजनीतिक दलों की समीक्षा अगर करेंगे तो पोप ने राजनीतिक दलों को कुछ लोगों को लाभ के लिए बहुतों को पागल बताया है। तो अलेक्जेंडर ने क्या कहा, पोप ने राजनीतिक दलों को कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों को पागलपन बताया है। कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन है। यह स्मरण रहे, पोप ने ही कहा था जनता की आवाज़ कभी भी ईश्वर की आवाज़ नहीं होती है। क्योंकि लावेल ने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल किसने कहा है, लावेल ने। आलोचना के बावजूद राजनीतिक दलों के महत्व को भी प्रतिपादित करते हुए कहा। फाइनल ने इन्हें अदृश्य सरकार कहा। मुनरो ने राजनीतिक दल को प्रजातंत्र का दूसरा नाम दिया। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, मुनरो ने कहा है। ब्राइस कह रहे हैं जिस तरह से ज्वारभाटा की लहरें समुद्री जल को स्वच्छ बनाती हैं, उसी तरह राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को स्वच्छ व स्वस्थ बनाती हैं। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र रूपी मोटर गाड़ी में तेल तुल्य है। अब दबाव समूह के आते ग्रुप थ्योरी के प्रतिपादक वेटले ने दबाव समूहों को ही समूह कहा है। ये सरकार को प्रभावित करने वाले संगठन होते हैं। ये सरकार को प्रभावित करने वाले संगठन के साथ साथ ये प्रभावक राष्ट्र भी इन्हें कहा जाता है। हालांकि यह जो सरकार पर प्रभाव डालते हैं उसे देखा नहीं जा सकता है। दबाव समूह जो सरकार पर दबाव डालेंगे देखा नहीं जा सकता। जेगलन ने दबाव समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि दबाव समूह लोगों का ऐसा संगठन है जो सरकार से बाहर रहते हुए भी सरकारी प्रतिक्रिया को प्रभावी करने की कोशिश में लगा रहता है। इस तरह दबाव समूह किसान, मजदूर, पूंजीपति आदि जैसे संगठन होते हैं जो सरकार में शामिल हुए बिना सरकार पर दबाव डालकर अपने सदस्यों के हितों के लिए नीतियों का निर्माण करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दबाव समूह की प्रकृति कैसी होती है, इनकी प्रकृति सर्वव्यापक होती है, अर्थात सभी प्रकार की प्रणालियों में पाए जाते हैं। हालांकि सबसे अधिक लोकतंत्र में ही विकसित होते हैं, इसलिए अमेरिका को दबाव समूह का घर कहा जाता है। दबाव समूह का घर किसे कहते हैं, अमेरिका को। दबाव समूह चुनाव लड़ते नहीं लड़वाते हैं, अर्थात राजनीतिक दल एवं गैर राजनीतिक गतिविधियों के मध्य स्थिर होते हैं। इनका संगठन औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। सदस्यता सीमित होती है, व्यापक भी हो सकती है। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य भी बन सकता है। दबाव समूहों के जो कार्य होते हैं, सरकार पर दबाव डालना होता है, जनमत का निर्माण करना होता है, प्रचार प्रसार करना होता है, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं। दबाव समूह की अगर कार्य पद्धति देखें तो अनुनय, विनय, विज्ञप्ति द्वारा दबाव बनाना, धरना प्रदर्शन के माध्यम से दबाव बनाना, हड़ताल करना, अनशन करना, सेमिनार आयोजित करना, विभिन्न विषयों पर आंकड़े प्रस्तुत करना। दबाव समूह गलत कार्यों को रोकने के लिए भूख के प्यासे उपवास पे बैठते हैं। वहीं लाइविंग जो है दबाव समूह अपनी तरफ से करना, यह अमेरिका की दबाव समूह की कार्य पद्धति है। अमेरिकी कांग्रेस के चारों ओर दबाव समूह के दफ्तर होते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के चारों तरफ दबाव समूह के दफ्तर होते हैं। ये दबाव समूह सुरा सुंदरी एवं पैसे का लालच देकर कांग्रेस के सदस्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। इसी को लाइविंग
करना कहा जाता है। तो लाइविंग करना इसी को कहते हैं। कांग्रेस के सदस्यों को लाइविंग करके अपने पक्ष में कानून का निर्माण करवा लेते हैं। शायद इसीलिए लिंकन ने कहा, कांग्रेस की इच्छा वास्तव में दबाव समूह की इच्छाएं हैं। जो कांग्रेस की इच्छा है वो दबाव समूह की इच्छाएं हैं। फाइनर भी कहते हैं दबाव समूह को कांग्रेस से बाहर कार्य करने वाला तीसरा सदन कहा। फाइनर कहते हैं दबाव समूह को कांग्रेस से बाहर कार्य करने वाला तीसरा सदस्य कहा। लाइविंग स्पाइल सिस्टम एवं गैरी मॉर्डरिंग को अमेरिका राज्य व्यवस्था का कलंक मानते हैं। लाइम स्पाइल सिस्टम एवं गैरी मॉर्डरिंग को अमेरिका की राज्य व्यवस्था का कलंक मानते हैं। अमेरिका अपने देश के बारे में कहते हैं, या ये भी कहा जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने उन समर्थकों को सरकारी पद रेवड़ियों की तरह बांट देता है जिन्होंने चुनाव में उनकी मदद की थी। इसी को स्पाइरल सिस्टम भी कहते हैं। तो जब अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं तो जो मदद करते हैं उन्हें सरकारी पद क्या करते हैं, रेवड़ी में बांट देते हैं। अपनी जीत हार का आकलन करके उसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमन करना ही गैरी मॉर्डरिंग कहलाता है। गैरी मॉर्डरिंग अपनी जीत हार का आकलन करने के बाद। फिलिबस्टरिंग क्या है, को भी बहुत बड़ी बुराई के रूप में देखा जाता है। किसी बिल को पारित होने से रोकने के लिए कांग्रेस का कोई सदस्य एक ही विषय पे 3 से 4 दिन तक बोलता रहता है। फिलिबस्टरिंग, जब समय ओवर हो जाएगा तो बिल वैसे भी हट जाएगी, तो इसी को फिलिबस्टरिंग भी कहते हैं कि कांग्रेस का कोई भी सदस्य जब बिल पास होने लगेगा तो 3 से 4 5 दिन तक बोलता रहेगा। दबाव समूह का वर्गीकरण आमंड के अनुसार संस्थानात्मक होता है, जैसे अखिल भारतीय कर्मचारी संघ, टीचर एसोसिएशन, रेलवे कर्मचारी इत्यादि। ये हैं आमंड के अनुसार संस्थानात्मक, क्योंकि संस्थात्मक होते हैं। अनियमित दबाव समूह, इनका कोई औपचारिक मुद्दा नहीं होता। किसी मुद्दे को अचानक लेकर भागों पर दबाव डालना ही अनियमित दबाव समूह कहलाते हैं। जैसे कर्ज माफी को लेकर किसानों का दबाव समूह, फीस माफी को लेकर विद्यार्थियों का दबाव समूह। असामुदायिक दबाव समूह, ये दबाव समूह रक्त संबंध पर आधारित होते हैं, जैसे क्षत्रिय महासभा, कुशवाहा महासभा, वैश्य महासभा। सामुदायिक महासभा या दबाव समूह, ये दबाव समूह व्यवसाय के आधार पर संगठित होते हैं, जैसे मजदूरों का संगठन, पूंजीपतियों का संगठन। भारत के दबाव समूह जो है, पूंजीपतियों के दबाव समूह फिक्की और एसोचैम हैं पूंजीपतियों के। मजदूरों के दबाव समूह, भारतीय मजदूर संघ भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा संघ है। खुलकर नहीं लेकिन झुकाव भाजपा की तरफ है। नाम मजदूरों के समूह जो है भारतीय मजदूर संघ। किसानों के दबाव समूह, इंटेक, भारतीय किसान यूनियन भारत का संगठित समूह है। और एटेक 1920 में जोशी जी के कम्युनिस्टी हड़प लिया था। और विद्यार्थियों के दबाव समूह आयशा, C2 मार्क्सवादी कम्युनिस्टी का है। दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर क्या है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं जबकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। दबाव समूह सरकार पर दबाव डालते हैं, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, सत्ता पर काबिज होते हैं। यह औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूप में संगठित होते हैं। दबाव समूह ये केवल औपचारिक रूप से ही संगठित होते हैं। इनकी सदस्यता सीमित और व्यापक हो सकती है। कई दबाव समूह के सदस्य भी हो सकते हैं। इनकी सदस्यता सीमित होती है, एक समय में एक ही दल का सदस्य हो सकते हैं आप। समीक्षा दबाव समूह, फाइनर महोदय ने इन्हें अज्ञात सम्राट कहा है। समीक्षा दबाव समूह को सुप्रियर ने इन्हें गुमनाम साम्राज्य कहा है, गुमनाम साम्राज्य। सुप्रियर ने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा, जबकि फाइनर महोदय ने इन्हें अज्ञात सम्राट कहा। मेकिन महोदय ने इन्हें अदृश्य सरकार कहा। दबाव समूहों को निर्वाचन प्रणालियाँ एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत देखा जाए तो मताधिकार 2 प्रकार के होते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारित मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार के समर्थक हैं बेंथम। सार्वभौमिक मताधिकार वयस्क मताधिकार के समर्थक हैं बेंथम, आलोचक हैं मिल। भारित मताधिकार के समर्थक हैं मिल, हेनरी मैन, लेकी, मैकाले, और आलोचक हैं बेंथम। भारित मताधिकार तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बेंथम द्वारा प्रतिपादित एक व्यक्ति एक ओर के सिद्धांत प्रकार करता है। सार्वभौमिक अर्थात प्रत्येक की ओर को एक गिना जाएगा, एक से अधिक नहीं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बेंथम एवं लास्की कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन गिलक्राइफ कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं होता। गिल का कहना है शिक्षितों एवं धनिकों को एक से अधिक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। मिल कहते हैं कि शिक्षितों और धनिकों को एक से अधिक अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का।
मिल ये भी कहते हैं भारित तौर मतदान की बात करते हैं, ये शिक्षितों एवं धनिकों को एक से अधिक वोट देने का बात करते हैं, इसी को भारित मतदान भी कहते हैं। भारित मतदान का समर्थन करते हुए मिल का कहना है कि यदि एक व्यक्ति एवं एक बार के सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा तो प्रजातंत्र मूर्खों का शासन बन जाएगा, क्योंकि बहुमत मूर्खों की होगी। अतः लेकी, हेनरीमैन एवं मिल जोर देकर कहते हैं, लेकी, हेनरीमैन और मिल वोट न गिना ना जाए बल्कि तौला जाए, यानी एक वोट से अधिक मत देने के अधिकार की बात करते हैं। स्त्री मताधिकार समर्थक और आलोचक, तो स्त्री मताधिकार के मिल, सिजविक और एस्मिन समर्थक है, जबकि बुलंडशली इसके आलोचक हैं। मिल ने अपनी पुस्तक सब्जुगेशन ऑफ वुमेन में स्त्री मताधिकार का जोरदार समर्थन किया। उनका कहना है कि इससे स्त्रियों को सशक्तिकरण तो होगा ही, राजनीतिक में भी सृजनात्मक आएगी। जबकि बुलंडशली कहते हैं स्त्री मताधिकार का विरोध करते हुए कहते हैं कि चर्च स्त्रीलिंग है और राज्य पुल्लिंग है। जिस तरह चर्च को राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार नहीं है, उसी तरह स्त्रियों को भी राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। मिल का कहना है कि शिक्षितों एवं धनिकों को एक से अधिक वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, इसी को भारत मतदान कहा जाता है। भारत मतदान के समर्थन करते हुए मिल का कहना है कि यदि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को स्वीकार किया जाएगा तो प्रजातंत्र मूर्खों का शासन बन जाएगा। विभिन्न देशों में स्त्री मताधिकार, अमेरिका में 1919 में, ब्रिटेन में 1928 में, स्विट्जरलैंड में 1978 में, भारत में 1950 में, कुवैत में 2004 में, न्यूजीलैंड में 1893 में, पहला है 1893, फ्रांस में 1945 में, सबसे पहले न्यूजीलैंड में। मतदान के प्रकार प्रतिनिधित्व या गुप्त मतदान, समर्थक है बेंथम। खुला मतदान, समर्थक है मिल। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है आदेशहीन या अन्य निर्देशित प्रतिनिधित्व, और आदेशयुक्त या निर्देशित प्रतिनिधित्व तो समर्थक है बर्क। आदेशहीन या अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के समर्थक बर्क है, जबकि आदेशयुक्त और निर्देशित जो है ये समर्थक लॉक है। प्रतिनिधि को राष्ट्रीय हितों के आदेश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, प्रतिनिधि को राष्ट्रीय हितों के अनुसार कार्य करना चाहिए, मतदान के आदेश के अनुसार नहीं, मतदाता के अनुसार के नहीं, ये बर्क ने कहा है आदेशहीन। और प्रतिनिधि को मतदाता के आदेश के अनुसार कार्य करना चाहिए, ये कह रहे हैं लॉक। आमूलचूल परिवर्तनवादी, इसके समर्थक रूसो हैं। रूसो का कहना है कि समान इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, इसलिए प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र के स्थान पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होना चाहिए। रूसो ब्रिटेन के प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए कहते हैं वहाँ लोग 5 वर्ष में एक बार स्वतंत्र होते हैं। आमूलचूल परिवर्तनवादी, समर्थक रूसो हैं। आमूलचूल परिवर्तनवादी, निर्वाचन प्रणालियाँ जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलते हैं जीत उसी की होती है, इसलिए इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, चुनाव में जो सभी को पछाड़कर जो पहले नंबर पर आएगा जीत उसी का होगा। निर्वाचन प्रणाली सामान्य बहुमत प्रणाली, पूर्व बहुमत प्रणाली, जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक वोट मिलते हैं जीत उसी की होती है, इसलिए इसे फर्स्ट पास्ट द पास्ट सिस्टम कहते हैं। MP MLA प्रधानी का चुनाव इसी प्रणाली से होता है। पूर्ण बहुमत प्रणाली, इस प्रणाली में एक निर्वाचन कोटा फिक्स किया जाता है। निर्वाचन कोटा के बराबर मत पाने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव इसी प्रणाली से होता है। पूर्ण बहुमत प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली, द्वितीयक मत प्रणाली, अनुपातिक प्रणाली। वैकल्पिक मत प्रणाली या पूर्ण बहुमत प्रणाली है, अतः इसमें 50% +1 का निर्वाचन कोटा फिक्स किया जाता है। इस प्रणाली में मतदाता अपनी पसंद के मतानुसार 1, 2, 3 के वरीयता क्रम में उम्मीदवार को वोट देता है, लेकिन इसे एक ही प्रभावी वोट माना जाएगा। मतदान के बाद प्रथम दौर के मतगणना शुरू होगी। पहली वरीयता के वोट गिने जाएंगे। यदि किसी उम्मीदवार को वो निर्वाचन कोटा के बराबर मत हासिल हो गया तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा, मतगणना रोक दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा नहीं प्राप्त होता तो दूसरे दौर की मतगणना होगी। इस दौर में सबसे पहले उस उम्मीदवार को निर्वाचन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा जिसने प्रथम दौर में सबसे कम वोट प्राप्त किया, लेकिन उसके वोटों को रख लिया जाएगा। अब इन वोटों को उम्मीदवारों को उससे अनुपात में बांट दिया जाएगा जिस अनुपात में उन्होंने द्वितीय वरीयता के मत हासिल किए हैं। यदि इस बंटवारे से किसी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा हासिल हो जाता है या विजयी हो जाता है तो कुल वोट 100, वैधता 51, और एक क्रम में ऐसे अगर प्राप्त हो गया जैसे A, B, C और D, तो बीबी गिरी के चुनाव में द्वितीय वरीयता मत गिनना पड़ा था। नीचे से ऊपर की ओर कोटा वोट गिना जाता है, इसलिए एक संक्रमणी चुनाव कहा जाता है। यहाँ देखिए पहले चरण में A को 48 वोट मिला, B को 20 वोट, C को 18 वोट, D को 14 वोट। तो सबसे कम वोट D को मिला, ये बाहर हो गया। अब इनके वोट को बांटा गया 25%, 50% और 18% में। तो यहाँ पे 7 वोट मिले
और इसी प्रकार से अगर नहीं फिर होगा तो तीसरा चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वैकल्पिक मत प्रणाली से होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव वैकल्पिक मत प्रणाली से होता है। द्वितीय मत प्रणाली या सेकंड, इस प्रणाली में भी निर्वाचन कोटा फिक्स किया जाता है। यह कोटा 50% प्लस 1 का होता है। इस प्रणाली में उम्मीदवारों के बीच स्वतंत्र फाइट होती है। मतगणना में जिस भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा के बराबर वोट मिल जाता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा के बराबर वोट नहीं पाता तो सर्वाधिक मत प्राप्त ऊपर के 2 उम्मीदवारों को लिया जाएगा। अब इन दोनों उम्मीदवारों के बीच दोबारा मतदान कराया जाता है। निश्चित है अब की बार दोनों में से किसी एक का निर्वाचन कोटा के बराबर मत हासिल हो जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा मत पद्धति से ही होता है, यानी जहाँ चुनाव का फैसला राष्ट्रपति पद का एक बार प्रक्रिया से न निकले तो 2 से अधिक राउंड तक मत गिना जाएगा। और अनुपातिक प्रणाली, इसमें अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रणाली और सूची प्रणाली। तो संचित मत प्रणाली सबसे अच्छी होती है, सीमित मत प्रणाली दूसरी सबसे अच्छी है, एकल संक्रमणी मत प्रणाली इसमें कुछ नहीं है। तो अनुपातिक प्रणाली क्या है? यह पूर्ण बहुमत प्रणाली। यह पूर्ण बहुमत प्रणाली है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है, अर्थात एक ही क्षेत्र से कई सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रणाली में भी निर्वाचन कोटा फिक्स किया जाता है। मतदाता वरीयता क्रम में वोट देता है। इस प्रणाली से अल्पसंख्यकों को कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। यह प्रणाली उन निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोगी है जहाँ एक से अधिक उम्मीदवार चुने जाते हैं। इस प्रणाली के दोष क्या हैं कि अनुपातिक प्रणाली बहुदलीय प्रणाली की ओर ले जाती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे दल भी अपना कुछ उम्मीदवार जीता ले जाते हैं, इसलिए नए दलों के गठन को प्रेरणा मिलती है। किसी भी दल को बहुमत न मिल पाने के कारण सरकार अस्थिर हो जाती है। इस प्रणाली में उपचुनाव संभव नहीं है। यह प्रणाली निरक्षरों के लिए नहीं है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली, यह पूर्ण बहुमत प्रणाली है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। मतदाता अपनी पसंद के अनुसार 1-2 को वरीयता क्रम में वोट देता है, लेकिन इसे एक ही प्रणाली वोट माना जाएगा। मतगणना शुरू होने से पहले निर्वाचन कोटा फिक्स किया जाता है। निर्वाचन कोटा को हेयर कोटा या ड्रूप कोटा कहते हैं। हेयर कोटा पड़े कुल वैध मतों की संख्या प्लस 1, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधित्व की संख्या प्लस 1, तो 300 प्लस 1 3 प्लस 1। इसके अलावा वोट की कुल संख्या प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं। निर्वाचन को फिक्स किए जाने के बाद मतगणना होती है। सबसे पहले पहली वरीयता का मानक गिना जाएगा। यदि उस निर्वाचन क्षेत्र से जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं उतने प्रतिनिधित्व को निर्वाचन के बराबर मत हासिल हो जाता है तो उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। मतगणना रोक दी जाती है। यदि निर्धारित संख्या में प्रतिनिधित्व को हेयर कोटा नहीं प्राप्त होता तो द्वितीय दौर की मतगणना होती है। इस दौर में जीत गए उम्मीदवार को उतने वोटों को ले लिया जाता है जितने वोट हेयर कोटा से अधिक हैं। इस उम्मीदवार की वोटों को भी ले लिया जाता है जिससे सबसे कम वोट पाए हैं। अब इन दोनों वोटों को जोड़ करके ऊपर की उम्मीदवारों को उस अनुपात में बांट दिया था जिस अनुपात में उन्होंने द्वितीय वरीयता का मत हासिल किया है। अब इस बंटवारे से जिस उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाएगा उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह की प्रणाली में वोटों को ट्रांसफर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होता है, इसलिए इसे एकल संक्रमणी पद्धति कहा जाता है। इस तरह के ट्रांसफर से अल्पसंख्यक वर्ग भी अपने 1 या 2 उम्मीदवार जिता लेते हैं। संचित या एकत्रीभूत मत प्रणाली, यह भी पूर्ण बहुमत प्रणाली। इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं। संचित या एकत्रीय में भी बहुसदस्यीय होते हैं। मतदाता को उतना वोट देने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधि या निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने होते हैं। यदि प्रयागराज से 5 MP चुने जाने हैं तो मतदाता को 5 वोट देने का अधिकार होगा। मतदाता अपने 5 वोटों को एक ही उम्मीदवार को दे सकता है, इसलिए इसे संचित या स्वत्रीभूत मत प्रणाली कहते हैं। एकत्रीभूत मत प्रणाली, अतः स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक वर्ग निश्चित रूप से अपने कुछ उम्मीदवार जिता लेगा, इसलिए इसे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व देने वाली सबसे अच्छी प्रणाली माना जाता है। सीमित मत प्रणाली, इसमें भी निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। मतदाता को उतने से 1 वोट कम देने का अधिकार होता है जितने प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने होते हैं। जैसे इलाहाबाद से 5 MP चुने जाने हैं तो मतदाता को 4 वोट देने का अधिकार होता है। मतदाता को और बात देना होता है, वो अपने सारे वोट किसी एक उम्मीदवार को नहीं दे सकता। मतदाता को और बांट कर देना होगा, वो अपने सारे वोट एक को नहीं दे सकता है सीमित में। इससे स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक की 1-2 उम्मीदवार निश्चित रूप से जीत लेता है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व देने वाली दूसरी सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है। सूची प्रणाली, इसमें भी निर्वाचित क्षेत्र बहुसदस्यीय होता है। इस प्रणाली में राजनीतिक दल उतने उम्मीदवारों को सूचियाँ पेश करते हैं जितने उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने होते हैं। प्रयागराज से 4 MP चुने जाने हैं तो हर पार्टी अपने 4 उम्मीदवार की एक सूची पेश करेगी। मतदाता इन्हीं सूचियों को वोट देगा। जिस दल की सूची को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उस दल को उतने प्रतिशत उम्मीदवार विजयी घोषित किए जाएंगे। यदि सपा की सूची को 50% वोट मिले तो
उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाएंगे, लेकिन चारों उम्मीदवार कैंडिडेट में से कौन 2 उम्मीदवार इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे यह सपा पार्टी तय करेगी। तो पृथक निर्वाचन पद्धति भी अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व देने की प्रणाली हो सकती है, लेकिन यह विभाजन की ओर ले जाती है। भारत में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत इस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मार्ले मिंटो। उदारवाद शब्द लैटिन के लीवर से निकला है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता होता है। इस उदारवाद का सबसे बड़ा मूल्य स्वतंत्रता होता है। उदारता को लास्की एक मनोवृत्ति कहते हैं। यह कठोर और लचीलेपन की मनोवृत्ति होती है। यह ऐसी मनोवृत्ति होती है जो देश के काल के परिस्थितियों के अनुसार अपने में बदलाव कर लेती है। कुल मिलाकर उदारवाद मध्यमवाद है। उदारवाद की जो विशेषता होती है, मनुष्य एक विवेकशील करता है, इसलिए उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर विशेष बल देता है। व्यक्ति स्वयं में साध है, इसलिए व्यक्ति तय करेगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अर्थात नैतिकता का स्रोत स्वयं व्यक्ति है। तो जो विवेकशील होगा वह सहिष्णु होगा। इसलिए सहिष्णुता भी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता एवं सहिष्णुता जैसे मूल्यों की रक्षा प्रजातंत्र में निहित है। तो उदारवाद यहाँ से शुरू होगा नया चैप्टर। अगले वीडियो में धन्यवाद।